हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का अपना टॉपिक भी यही है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसके बारे में अपने MCQ करने वाले हैं। तो अपने आज लगभग 70 MCQ हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पे अपने MCQ कर लेते हैं और इन जो अपने जो पर्सन करेंगे इनके माध्यम से इसको पूरा कवर कर लेंगे, हर एक चीज़ को अपने देखते चलेंगे। मतलब ये टॉपिक पूरा इन पर्सनों में कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी वगैरह पढ़ने की फिर जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो अपने शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, मजबूत। हाँ, मजबूत बनाता है, पता है। क्रियाशील एवं स्वस्थ, ये भी बनाता है। आलसी नहीं बनाता, रोगी भी नहीं बनाता। तो अब आप देखोगे भी इन दोनों में से क्या हो जाएगा। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा होगा ख नंबर। कैसे होगा? क्योंकि जिसकी परसेंटेज में, अब इसमें देखो भी कंपटीशन में क्या होता है, जिसमें ज़्यादा परसेंट एक्यूरेसी होती है उसे सही माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा परसेंट एक्यूरेसी किसकी है? वो है इसकी। कैसे है? क्योंकि मजबूत में तो मजबूत बनाता है, मान लिया व्यायाम हमें, पर क्रियाशील और स्वस्थ होगा तो वो मजबूत भी होगा। ठीक है, तो ये इसके ज़्यादा चांस है, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने आगे देखते चलेंगे। व्यायाम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। व्यायाम करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी देर आराम करना चाहिए, या फिर खाना खाना चाहिए, तुरंत पानी पीना चाहिए, ठंडी हवा में सोना चाहिए। बताइए आप। तो व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर हमें आराम करना चाहिए, ये इसका सही है। ठीक है, तो तुरंत बाद मतलब अपने खाना भी नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, और ठंडी हवा में सोना ये भी अपने नहीं करना चाहिए। मतलब अपने आराम करना चाहिए किसी फॉर्म में हो। ठीक है, ये भी एक आराम का तरीका है, पर ज़्यादा जो परसेंटेज चांस है वो इसके हैं, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कठिन, नियमित, तेज, कभी कभी। तो अच्छा स्वास्थ्य है तो उसके लिए क्या है? नियमित व्यायाम क्या है? जरूरी है। नियमित यानी रेगुलर, तो ये हो जाएगा इसका। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी हो जाती है? रतौंधी, ये होती है क्या? नहीं होती, ये तो विटामिन ए की कमी से होती है। ऑस्टोमलेशिया, ये भी नहीं होती। कैटरैक्ट, ये भी नहीं होती। तो इसमें क्या है? मोतियाबिंद हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, जो अपने बुजुर्ग है तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, तो ये बढ़ती उम्र के साथ हो जाती है। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से यानी सूर्य की जो रोशनी होती है उससे कौन सा विटामिन हमें मिलता है, ये अपने को बताना है। तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। तो ये कुछ विटामिन के बारे में है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप देखोगे विटामिन ए सबसे पहले आता है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। ये आपको लिख लेना है और आपको याद करना है इसको। ठीक है, तो इसके कारण जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। इसके बाद में जीरफ्लेथमिया और संक्रमण के प्रति प्रभाविता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, दोषपूर्ण दांत, ये सब कुछ भी होते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है रतौंधी। ठीक है, अगला है विटामिन B1 जिसे अपने क्या कहते हैं? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, मतलब मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, और रुधिर निकलना, चोट, जरा सी चोट लगने पर, यानी स्कर्वी। ठीक है, और अस्थियाँ कमज़ोर हो जाना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कर्वी। ठीक है, क्या है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। फिर है विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, जो अपने भी देखा है हड्डियों का हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, यानी हड्डियाँ हैं वो जैसे एक सिंपल हड्डी ऐसे होती है। देखो, ये देखो,
जैसे ये एक हड्डी है, तो अगर उसमें इसकी विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो वो हड्डी क्या है अभी ऐसे करके इस तरीके से मुड़ जाएगी, मुड़ने लग जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी। ठीक है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, तो आपको बताना है कि दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलता है। तो दूषित भोजन व जल से हैजा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, तो इस तरीके से बेसिक प्रश्न आते हैं। तो इसमें पूछा गया अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? सोना, ये कोई अच्छे स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। मोटा होना ये भी नहीं है, पतला होना ये भी नहीं है। तो दृढ़ मांसपेशियाँ, ये इसका एक पहचान है, क्योंकि जो स्वस्थ होगा उसकी मांसपेशियाँ वो दृढ़ होगी, कमज़ोर नहीं होगी। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है, तो तंबाकू में कौन सा हानिकारक रसायन होता है? वो होता है निकोटीन। ठीक है, निकोटीन होता है। तो आपको तंबाकू नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो निकोटीन होता है वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और इसके द्वारा एक बीमारी भी होती है, उसका नाम क्या है? कैंसर, जो आप पूड़ियों पे लिखा ही होता है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, जो शरीर का रक्त है वो शुद्ध उसको कौन करता है? तो उसे कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन अपने कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा अपने शरीर में पहुंचती है, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक माने स्मॉलपॉक्स, तो इसके विषाणु का नाम अपने को बताना है। तो इसके विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ठीक है। आगे है डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया ये मुख्य रूप से किस में होता है? खिलाड़ियों में होता है क्या? विकलांगों में, छोटे बच्चों में, बड़ों में? तो किस में होता है ये आपको बताना है। तो किस में होता है? छोटे बच्चों में। डिप्थीरिया वो किस में होता है? छोटे बच्चों में। वायु द्वारा फैलने वाले रोग है, वायु के द्वारा कौन सा रोग इसमें से फैलता है? वायु के द्वारा, तो वायु के द्वारा ये चेचक ही फैलता है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके का रोग होता है। ये देखो स्मॉल पॉक्स है, ये क्या है? ये देखो छोटे छोटे बने हुए हैं ना, क्या है ये? स्मॉल पॉक्स। तो ये किसके द्वारा फैलता है? चेचक एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है। क्या है? गंभीर बीमारी है, जो बुखार, लाल चकत्ते, खांसी, लाल पानी वाली आंखों का कारण बनती है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? तो ये आपको बताना है अभी, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो किस स्थिति पे निर्भर करता है? शारीरिक करता है, आत्मिक पे, आत्मिक स्थिति भी तो होती है, मतलब मनुष्य है उसकी जो आत्मा है, आत्मिक चिंतन होता है, उसमें जो निश्चय किए जाते हैं, तो आत्मिक भी इसमें स्थिति होती है। मानसिक स्थिति भी होती है सबसे ज़्यादा। अगर मानसिक रूप से सही नहीं है तो वो खेल नहीं पाएगा। तो उपरोक्त में से क्या हो गए? सभी। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है स्वास्थ्य की स्थिति इन तीनों पे निर्भर करती है। पीलिया रोग किस से प्रसारित होता है? प्रसारित का मतलब फैलना, तो पीलिया रोग किस से प्रसारित होता है ये आपको बताना है। किससे होता है? जल और भोजन से। जल और भोजन है तो इनके द्वारा पीलिया रोग प्रसारित होता है। ठीक है, तो ये देखो पीलिया के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपके लिए मैंने इकट्ठी कर दी है। तो ये वायरस रोगी के मल में होते हैं। पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के मल से दूषित जल, दूध अथवा भोजन द्वारा इसका प्रसार होता है। रक्तरस में पित्तरंजक यानी बिलिरुबिन, ये याद रखना, बिलिरुबिन नामक एक रंग होता है जिसमें आधिक्य से त्वचा और
श्लेष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है, मतलब बिलीरुबिन होती है जो उसके कारण जो अपनी त्वचा है, स्किन, और अपनी जो भी कोशिकाएं वगैरह है वहाँ जो अपने अंग है तो वो पीले पड़ने लग जाते हैं, पीला रंग आ जाता है। इस दशा को कामला या पीलिया यानी जूंडिस कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना, बिलीरुबिन। विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है, तो विषाणु यानी क्या, वायरस, वायरस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है बताओ भी। तो विषाणु के द्वारा क्या होती है, फ्लू होती है। ठीक है, फ्लू होती है। तो ये आपके लिए मैंने क्या है ये बना दिए भी, जीवाणु के लिए जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है और विषाणु से कौन सी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवाणु के द्वारा टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस, ये होती है जीवाणुओं से। ठीक है, फिर आती है परजीवी यानी प्रोटोजोआ से, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये इंपॉर्टेंट है विषाणु से। एडस, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा यानी यही होता है, फ्लू कह दूँगा। चेचक, गलशोध, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मोनिंजाइटिस, हर्पीज, ये सब बीमारियाँ किससे होती है, विषाणु से होती है। इसका स्क्रीनशॉट रख लो, फिर पढ़ लेना। ठीक है, आगे है बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका तो ये किसके लिए दिया जाता है, तपेदिक या यक्ष्मा। तो इसके प्रति क्या, यक्ष्मा के प्रति के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, एडस रोग किसके द्वारा फैलता है, तो एडस रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा। तो इस बात को समझना है भी, अगर किसी से अनजान बंदा है जो उससे यौन संबंध बनाते हैं तो उसके द्वारा वहाँ से क्या है, एडस बीमारी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखता है, हर कहीं पे मुंह मारते नहीं फिरना है। ओके, अगला है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है। कवक यानी फंगीज। ठीक है, उनके द्वारा। तो कौन सा होता है, दाद। देखो भी कवक है ना, इससे क्या है भी, जो भी अपने खाज खुजली वाले ये सारे रोग है, कौन से रोग, खाज खुजली वाले ये सारे रोग होते हैं ना, खाज खुजली, दाद, ये सारे रोग किसके कारण होते हैं, फंगीज के कारण। किसके कारण, फंगीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैजा और टाइफाइड अपने बात कर ली थी, भोजन और जल के द्वारा फैलती है। ठीक है, छूत की बीमारी नहीं है। तो पहले तो पर्सन को ढंग से पढ़ना है। छूत, छूत का मतलब होता है टच, जो बीमारी टच के द्वारा नहीं होती है, तो ये आपको बताना है। इसमें देखो फ्लू, ये फैलने वाली है, छूत के द्वारा हो जाती है, हाथ लगने से। और ठीक है, खुजली, ये भी आपको पता ही है, किसी खुजली हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है भी, अपना बिस्तर अलग ही रखना, साबुन अलग रखना। ठीक है, और वायरल फीवर, इसमें ये है ही वायरल। ठीक है, तो ये भी फैलने वाली है। तो इसमें हिस्टीरिया निकल के आता है, जो छूत की बीमारी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्या है, गलत। किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी है, घरवाली मक्खी किस रोग का वाहक है, तो ये किसका वाहक है, हैजा का। ठीक है, तो ये जल पे, पानी पे बैठती है, फिर बाद में क्या है, ये भोजन से अलग अलग जगह जाती है, इधर उधर, तो ये रोग को फैलाती है। आगे, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। ठीक है, कौन सा जो अंग है वो सबसे ज़्यादा टाइफाइड में प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होने वाला है आंतें।
आंत है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, ये देख लो। कोई कमी नहीं रखी, आपके लिए सब सारी जानकारी इसमें है। टाइफाइड बुखार की जटिलताओं में आंतों में क्षति और रक्तस्राव शामिल हो जाता है। टाइफाइड बुखार के कारण छोटी आंत या बड़ी आंत की दीवारों में कोशिकाएं भी मर सकती है। इससे आंत की सामग्री शरीर में लीक हो जाती है। इससे पेट में तेज दर्द, उल्टी और पूरे शरीर में संक्रमण हो जाता है, जिसे सेप्सिस कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। HIV द्वारा होने वाले रोग है। HIV द्वारा होने वाला, किसके द्वारा? HIV। तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ ये आयोजन, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है, उनका आयोजन सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, ये आपको बताना है। तो कहाँ पे किया गया था? फ्रांस में किया गया था, फ्रांस। अगला है, स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। यह कथन है। तो ये कथन किसका है? स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक अंग तथा बाहरी रूप में से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। तो यह है वोल्टमर तथा एसलिंगर का। ठीक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? फल होता है, संतुलित आहार ये भी होता है, प्रोटीन ये भी होता है, और मांस, ये मांस होगा शायद, ये भी हो सकता है, मतलब जो खाते हैं उनके लिए ये भी है। तो अब आप कौन सा करोगे भी? आप तो कंफ्यूज हो गए पेपर में बैठे भी, ये भी सही है ये भी सही है। तो इसमें क्या है अभी, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके है? केवल फल से तो नहीं रह सकते, संतुलित आहार होगा जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। ठीक है। संतुलित आहार है तो उसमें फल भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, और प्रोटीन के स्रोत में मांस भी हो सकता है। तो संतुलित आहार इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और सारे क्या है? रॉन्ग। ठीक है। तो ये है सही। रॉन्ग वैसे नहीं, इस पर्सन के लिए रॉन्ग है, वैसे तो सही है वो भी। ठीक है। शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? शारीरिक श्रम मतलब वो क्या है? वर्क करता है। वर्क मतलब उसकी कैलोरी बर्न होती है, तो उसके लिए कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 3600 कैलोरी। ठीक है। कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 3600 कैलोरी। आगे, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? साधारण है जो व्यक्ति, तो उसकी कौन कितनी होगी? 2500 से 3000। कितनी? 2500 से 3000 कैलोरी। ठीक है। किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? तो संपूर्ण आहार में क्या है अभी, जिसमें सारा सब कुछ हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, फूड सब। ठीक है। तो वो क्या होगा? दूध। दूध में सब कुछ होता है। ठीक है। तो दूध पिया करो सभी। अगला है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार तो इसमें दिया गया है जिसमें उचित खाद्य पदार्थ हो, तो ये बस राइट है। इसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ये भी राइट है। सुपाच्य हो, आकर्षक हो, रुचिकर हो, ये भी बढ़िया है। तो तीनों ही है, तो मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी। वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? वृद्धि काल, पहले समझते हैं वृद्धि काल क्या होता है। जिसमें कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है जो वृद्धि काल में है, मतलब उसकी वृद्धि जारी है। ठीक है। क्योंकि एक निश्चित टाइम होता है, उसके बाद में लगभग 18 से 20 तक वृद्धि बढ़िया से होती है। तो उस वृद्धि काल में क्या है, किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? तो सभी का ही होना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन। ऑप्शन नंबर डी। रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? ठीक है। रक्त अल्पता, इसका ये होगा रक्त प्लस अल्पता, रक्ताल्पता बन जाता है। ठीक है। तो रक्त की कमी तो किससे होगा? किसकी कमी से होगा? ये आपको बताना है। ये होगा लौह तत्व। जो लौह तत्व है, आयरन की कमी से ये रक्ताल्पता होता है। इसीलिए हम जो अपने स्कूल में होते हैं वो आयरन की गोलियां बांटी जाती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी होती है? 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है। 4.1। ठीक है। 4 वाला।
और प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी होती है, प्रोटीन में भी इतनी होती है, ठीक है, 4.0 से 4.12 तक, ठीक है, ये प्रोटीन होती है। कुपोषण के कारण होने वाले रोग है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने तो किताब में पढ़ा है, अभी पता नहीं 7वीं पता नहीं 8वीं किताब में ये लगता था। क्वेश्योरकोर और मेरमस, इसमें क्या है, पेट बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें मेरेमस में क्या हो जाता है, एकदम बंदा सिकुड़ जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा मापने की इकाई है, तो इनमें से ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, कैलोरी। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या कम, तो इसका आंसर है कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब सभी को ऑलराउंडर लेके बनाया जाता है, ऐसे नहीं अभी कोई एक ऐसी लड़की हो जिसकी डाइट बहुत ज़्यादा हो, उसको ज़्यादा आवश्यकता हो, या फिर वो एथलीट हो तो उसकी तो ज़्यादा ही होगी, पर ये ऑल ओवर अपने लेके चलते हैं तो कम होती है आवश्यकता, ठीक है, स्त्री को। आगे है द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए अभी। ये है 7 अप्रैल, ठीक है, तो ये 7 अप्रैल को अपने किया जाता है, 7 अप्रैल। आगे, आपको अपने हाथ कब साफ करने चाहिए, तो ये सभी से, ऑप्शन नंबर डी, खाना खाने से पहले, बाद में, और आँख नाक मुंह को छूने से पहले भी, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक है, ठीक है। उसे टीकाकरण वगैरह भी करवाना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखनी चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताइए भी। तो शौचालय का कई कहेंगे सर क्या है अभी, क्या जंगल में जाना पड़ता है, तो ठीक है, घर पे ही काम चल जाता है। फिर क्या, सुबह सुबह पहले तो लेट उठते हैं, फिर वहाँ पे भाग के जाना पड़ता है जंगल में, कोई वो टिब्बों पे जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या, इसका उद्देश्य क्या है, सहूलियत प्रदान करना, स्टेटस प्राप्त करना, या फिर ऐसा है भी स्टेटस है भी हमारे घर में टॉयलेट है, नहीं। तो इसका जो मेन उत्तर है ये है मलमूत्र मानव संपर्क से रोकना, ठीक है। और कईयों के लिए ये भी हो सकते हैं, पर ये करना है आपको। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था महात्मा गांधी के 150वें बर्थडे पे, ठीक है, महात्मा गांधी का बर्थडे आया था तब ये चालू किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है, तो इसमें ये देखो, ये काट दो, बिना हाथ धोए खाना, ये तो हो ही नहीं सकता उदाहरण। बाहर कीचड़ खेलने के बाद स्नान न करना, ये भी नहीं हो सकता। एक बार अपने दांत ब्रश करना सप्ताह में, ये भी नहीं हो सकता। डेली ब्रश करनी चाहिए, तो इसमें ये होगा, ठीक है। मतलब अपने सोकर फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद साफ कपड़े पहनना, ठीक है, नहा के साफ कपड़े पहनना, ये हो जाएगा। मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, कौन सा है वो, स्वच्छ भारत अभियान। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो इसमें क्या है, रक्त जमने में समय लगता है, इसमें लिखा है रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपके क्या है, अभी चोट लगी, मान लो आपके क्या है, चोट लगी, चोट लगने के बाद में क्या है, आपके क्या है, वहाँ से क्या है, ब्लड बहता है। ब्लड बहने के बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या है, वो घाव होता है, वो क्या हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है ना, ऐसे भूरा भूरा घाव धीरे धीरे भूरा भूरा एक पपड़ी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, रक्त थक्का जमना, ठीक है। तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो थक्का जमने में क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है, किस में पाया जाता है नाइट्रोजन, प्रोटीन में। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है, क्या है, गेहूं और आलू भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें गेहूं दिया गया तो गेहूं कर देना, ठीक है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, सोयाबीन, दालें, यही होता है, तो इसमें सोयाबीन है तो सोयाबीन कर दो, ठीक है। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, सोयाबीन। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है, स्टार्च, स्टार्च जैसे आलू में स्टार्च होता है, ठीक है, आलू में
इसे मंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्च का उत्तम स्रोत आपको इनमें से बताना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। गेहूं में भी स्टार्च होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से, ये मैंने बताया था, क्या होता है? रिकेटस। हड्डियां क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ने लगती है। और एक रोग भी होता है, वो भी हो जाता है, क्या नाम है? ओस्टियोपोरोसिस। मतलब हड्डियां क्या है? भंगुर होने लगती है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? ठीक है, विटामिन ए की। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? आयरन, ठीक है। कौन बनाता है? आयरन। तो आयरन है वो क्या है? प्रोटीन के साथ मिलता है और अपने हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन है जो रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, तो ये हड्डियों की बीमारियां मैंने अभी बता ही दिया आपको। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि ये शरीर को बनाता है। फिर ये वापस आ गया, क्या बनाता है? ऊर्जा प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है और क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। तो स्वस्थ और क्रियाशील में सारे आ जाते हैं, ठीक है। आगे है, शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता। निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता है? तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, प्रोटीन ये तो आते ही हैं, तो हार्मोन्स नहीं आता है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की होनी चाहिए, क्योंकि उससे दृढ़ मांसपेशियां चाहिए, तो मजबूत शरीर चाहिए, है ना। तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन है, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपके जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है उस पर क्या लिखा है? एक कदम स्वच्छता की ओर। जो शहर में रहते हैं इसमें वो चलता है ना, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, उस पर क्या लिखा होता है? एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये उसकी लाइन है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी और V से वायरस, ये है HIV। मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है? ठीक है, तो मलेरिया है, मलेरिया नहीं मलेरिया, तो ये होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये है एनाफ्लीज, ये है मॉस्क्यू यानी मच्छर, ठीक है, मॉस्क्यूटो। अगला है होलोबैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो विकृति वाली एक क्लास है वो मैंने अलग बना रखी है, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। आप जैसे YouTube खोलोगे तो आप मेरे चैनल पे जाना, चैनल में जाके वीडियो में जाओगे तो नीचे चलना, ठीक है। नीचे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, और ये देखो ये क्लास है शरीर की विकृतियाँ, ये ठीक है, ये क्लास है, ये आप देख लेना, ठीक है। 10 रुपए की सर्फ एक्सेल से जिद्दी दाग होगी साहब। सर्फ एक्सेल सिर्फ 10 रुपए में। तो ये देखो, ये मैंने पूरी वीडियो 18 मिनट की बनाई हुई है, इसमें हर एक चीज़ को A to Z बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। आप सोच ही नहीं सकोगे, भी विकृतियाँ बता दी। और विकृतियाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विकृतियाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्वास्थ्य एवं जो हेल्थ एंड हाइजीन है इसमें आती है, जो अपनी हेल्थ है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊँगा क्योंकि अब लगभग आधा घंटा तो हो ही गया क्लास को। और जो ये वीडियो आप देख लेना, पर पर्सन देख लो एक बार, ठीक है। तो पर्सन के आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि किसी ने पढ़े भी होंगे तो उनको तो ये पर्सन आते होंगे। होलोबैक नामक विकृति किस नाम से जाना जाता है? होलोबैक बताना है आप।
तो इसे लॉर्डोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सीधा से बता दें तो इस तरीके से कईयों की पीठ बाहर निकल जाती है ना, ठीक है। कई आपको लगता है हाँ ऐसे बाहर निकाल के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनके ये विकृति है। क्या है? विकृति है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कमर ऐसे पीछे पीठ बाहर निकली होती है ना, ठीक है, तो ये होती है लॉर्डोसिस या होलोबैक, ठीक है। आगे चलते हैं। उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें पेट ऐसे बाहर निकल की तरफ निकल जाता है और पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है, तो ये वो सेम ही है। क्या है इसका भी आंसर? क्या होने वाला है? ये सेम नहीं है, ये है काइफोसिस, ये अलग है, ठीक है। उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है, पीठ है वो अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसका आंसर है काइफोसिस। क्या है? काइफोसिस है वो, आप उसमें देख लेना, ठीक है। क्योंकि काइफोसिस में ये पीछे का भाग है ना, ये भी बाहर निकल जाता है और ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा उससे ही रिलेटेड होगा, ये आप देख लेना, ठीक है। राउंड बैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है? राउंड बैक, ये आपको बताना है। तो ये राउंड बैक है, ये भी काइफोसिस को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी जो कंधे होते हैं ना, अपने कंधों के जैसे इसमें उभार आ जाता है, जिसे इस तरीके से फिर ऐसे हो जाता है, तो ये कुबड़ापन भी कह सकते हैं, इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। वह कौन सी विकृति होती है जिसमें एक कंधा झुक जाता है? कहने का तात्पर्य रीढ़ की हड्डी से, इसमें इस तरीके से देखो भी, ये आपकी नॉर्मल तो रीढ़ की हड्डी से होती है, पर इसमें क्या होता है अभी, रीढ़ की हड्डी एक तरीके से ऐसे हो जाती है, जिसमें क्या है अभी, अगर ये ऐसे होगी तो इसमें क्या है अभी, आपका कंधा इस तरीके से एक तरफ झुका रहना लग जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। क्या कहते हैं? स्कोलियोसिस। तो ये रीढ़ की हड्डी की विकृता है। आगे उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे घुटने होते हैं ना, ऐसे जाके, मतलब नॉर्मल होना तो अलग बात है, कईयों के ऐसे भी होते हैं, ठीक है। पर इसे ही आपको समझ रहे हैं भी, जैसे आप सीधे नॉर्मल स्थिति में खड़े हो और आपके जो घुटने हैं दोनों ऐसे टच कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? नोकनी, ठीक है। और घुटने नहीं टच कर रहे, उसे क्या कहते हैं? बोलेग, ठीक है। तो सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफ़ी बाहर निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे नॉर्मल ऐसे खड़े हो तो आपके जो घुटने हैं वो इस तरीके से थोड़े बाहर, इसको अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं? पांचा, ठीक है। तो ये है बोलेग। अब बताए पैरों के तलवों के चपटे होने को क्या कहते हैं? पैरों के तलवों के चपटे होना, मतलब एक तलवे है वो इस तरीके के होंगे, ठीक है। सीधा देखो भी, आपका पैर का नॉर्मल होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। पैर इस तरीके से होता है, ये आपकी उंगलियां आगे, और ठीक है इस तरीके से आपका पैर होता है। पर कईयों का पैर क्या होता है? एकदम सीधा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। और कईयों का होता है इस तरीके से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से कईयों का ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है अभी, आपको ये देखना है अभी, चपटे होने को क्या कहते हैं, ठीक है। चपटा मतलब एकदम सीधा होना, तो इसे फ्लैट फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट फुट, ठीक है। और इसे एक और कहते हैं पेस प्लेनस, जो आगे प्रश्न एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो पेस केवस किसे कहते हैं? अब पेस प्लेनस तो उसे कहते हैं, पहले पेस प्लेनस देखते हैं। पेस प्लेनस किसे कहते हैं? फ्लैट फुट को। फिर आगे आप पेस केवस किसे कहते हैं? जिसमें क्या है इस तरीके से हो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? अपने क्ले फुट, ठीक है, क्ले फुट। आगे चलते हैं। गेन्नू वेलगम किसे कहते हैं? इसमें ये देखो, या तो जेन्नू भी बोल सकते हैं, उसे गेन्नू भी बोल सकते हैं, ठीक है। गेन्नू वेलगम, ये किसे कहा जाता है? गेन्नू वेलगम, ठीक है। तो ये किसे कहा जाता है? ये नोकनी को कहा जाता है, जिसमें घुटने हैं वो ऐसे टच करते हैं, ठीक है। गेन्नू वेलगम, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला है, सॉरी कहाँ पे गया, 1 सेकेंड, पेज कहाँ पे गया, आगे आगे।
तो ये देख लो, एक तो है गेनु वेलगम और फिर आता है अगला प्रश्न था गेनु वरुम, इस तरीका, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं गेनु वरुम। तो गेनु वरुम है वो किसे कहा जाता है, बोलेग को, ठीक है। बोलेग जिसमें पैर है वो बाहर होते हैं, ठीक है, उस टाइप का। तो ये होता है गेनु वरुम, ठीक है। तो ये एक तो नोकनी हो गया और एक होता है बोलेग। तो ये होता है गेनु वरुम, ठीक है। क्या होता है गेनु वरुम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपने क्या है आज बहुत कुछ इसमें कर लिया है, ठीक है। लगभग मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में मेन चीज़ें देख ली है। और अगली वीडियो बस बहुत ही जल्दी, मतलब ऐसे अभी ये वीडियो अपलोड हुई तो बहुत जल्दी, मतलब मैं पूरा ऐसे ही अभी बस 1-2 दिन में आपका सारा कवर करवा ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और ये थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम रहती है, कई बार लाइट नहीं होती, कई बार कोई काम हो जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं पे ड्यूटी भी लग जाती है। अभी टूर्नामेंट चलेंगे तो क्या है, अभी कहीं पे ड्यूटी भी लग सकती है, टीम लेके जानी है, तो 100 प्रॉब्लम होती है। पर मैं क्या अभी वो प्रॉब्लम को एक साइड रखे, आपका कोर्स करवाना है, ये काम इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये मैं करवाऊँगा, ठीक है। इसकी आप टेंशन मत लो। और आप क्या है इसी तरीके से नियमित क्या है पढ़ाई करो, नियमित। और आपको मतलब क्लास के अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, भी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे आप श्याम नारायण बुक का नाम लिख लो। श्याम नारायण बड़ी बुक है, महंगी भी है थोड़ी, लगभग 800 से 1000 रुपये की आएगी शायद, ठीक है। तो श्याम नारायण एक शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन, ठीक है, एक समग्र अध्ययन। तो ये बुक ले लो। अगर कईयों ने ले रखी होगी तो इस बुक में क्या है, अभी आपके जो मेन टॉपिक है वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे अभिनव राठौड़ सर की आती है फिलोन्थ्रोपियम बुक आती है, वो भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह ये तो अपने करवा ही देंगे, तो ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।